Hello everyone. So today we will discuss about elimination reactions. तो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे पास कार्बन का एक सिस्टम ऐसा है, कार्बन यहाँ पे कार्बन बॉन्ड लगा लेता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं X लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ Y। तो अगर बच्चों कोई भी अगर हम लोग रिएजेंट डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से X और Y दोनों रिमूव होगा और हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर एक्स वाई फॉर्मेशन होगा, इस टाइप के रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक्स एंड वाई दोनों ही क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल एटम। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्स वाई एलिमिनेशन होता है, तो जो एक ग्रुप एलिमिनेट होता है तो वो एक लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो बच्चों नॉर्मली हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे और एक बात आप लोग ध्यान से देखो कि अगर ये एलिमिनेशन साइड हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस साइड से देखूँगा, अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी में एक्स वाई को ऐड करता हूँ, तो आप लोगों ने जब एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले एक्स ऐड होता है या फिर उसके बाद वाई ऐड होता है, जैसे कि एडिशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। तो टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन is the reverse of addition reaction, is the reverse of addition reaction। तो बच्चों टेक्निकली तो ऐसे एलिमिनेशन और एडिशन का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। ऐसे ये नहीं बोल सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन जैसे हो रहा है उसको अगर अपोज कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अगर पेन पेपर में देखेंगे तो एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो कितने टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग को देखने के मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन। सो बेसिकली हम लोग 3 टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। वो 3 टाइप क्या है, क्या क्या है? पहला एलिमिनेशन रिएक्शन है E1, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे E2, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे E1CB। तो ये एक्चुअली टेक्निकली क्या होता है, E1 रिएक्शन है एलिमिनेशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यूनिमोलिकुलर। तो वैसे ये क्या होगा, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है बच्चों, बाई मॉलिक्यूलर। E1CB क्या होता है बच्चों, E1CB होता है एलिमिनेशन 1 टाइप का ही है वो, लेकिन ये होगा एलिमिनेशन 1। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होगा वो होगा थ्रू कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा बच्चों, थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, E1, E2 एंड E1CB। पहला होगा एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, उसके बाद हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है, आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे एलिमिनेशन 1 रिएक्शन के बारे में, E1। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट्स देता हूँ कि एक्चुअली E1, E2 और E1CB क्या होता है बच्चों। देखो ये तीनों प्रोसेस में एक्चुअली क्या होगा, E1 रिएक्शन में जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे कि C और ये C बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं लगा देता हूँ H और इसके बाद X लगा देता हूँ बच्चों। इससे क्या होगा, पहले अगर X माइनस रिमूव हुआ, पहले अगर X माइनस रिमूव हुआ तो ये क्या बनेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड C बनेगा, सॉरी C, 1 सेकेंड, यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, ये अगर X यहाँ से माइनस रिमूव हुआ, X होगा ये बच्चों न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अगर यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे H होगा तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद इसके बाद जब बच्चों H प्लस यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। जब यहाँ से, यहाँ पे C लिख लेता हूँ, यहाँ पे जब ये H प्लस रिमूव होगा तो इसके बाद क्या होगा, C डबल बॉन्ड C बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन 1 रिएक्शन। E2 में बच्चों क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एलिमिनेशन 1 में पहले X रिमूव हो रहा है, फिर उसके बाद H रिमूव हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट। E2 में ऐसा नहीं होता बच्चों। E2 में क्या होगा, एट ए टाइम H एंड X बोथ विल बी रिमूव्ड, एक ही बार में दोनों रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पार्ट पार्ट होकर रिमूव हो रहे हैं, ऐसे रिमूव नहीं होगा। E2 क्या होगा, एक ही बार में H एंड X रिमूव होंगे और डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C बनेगा, ये होगा E2 रिएक्शन। E1CB में बच्चों क्या होगा, E1CB में पहले ये जो बॉन्ड है, ऐसे मान लो यहाँ पे मैं H लिख लेता हूँ, यहाँ पे C, यहाँ पे X ऐसे है, तो H यहाँ पे अपना बॉन्ड दे देगा, फिर उसके बाद ये यहाँ से रिमूव होगा, एक सेकेंड, यहाँ से H प्लस यहाँ पे बॉन्ड बना के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे कार्बो एनायन फॉर्मेशन होगा।
तो बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि E1 में जो प्रोसेस हो रहा है वो कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है, और E2 में क्या हो रहा है, बोथ H एंड X आर रिमूव्ड साइमल्टेनियसली और एलिमिनेटेड साइमल्टेनियसली। E1CB में बच्चों क्या हो रहा है, E1CB में कार्बो आनायन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पहले H जाएगा फिर उसके बाद X जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो E1, E2, E1CB पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है E1 रिएक्शन, जिसको मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन यूनिमोलेक्युलर। तो ये क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक चैप्टर में यूनिमोलेक्युलर क्या है, बाईमोलेक्युलर क्या है, ये पूरा डिटेल्स में पढ़ाया हूँ। तो इसके ऊपर पहले से डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़े चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इसको तो पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको साइड कर देते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे क्या है, X है, यहाँ पे Y है। तो यहाँ से बच्चों क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ये प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। देखो ये दोनों ही पार्ट देखो, ये क्या है बच्चों, अपना रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, X और Y 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सिग्मा है रिएक्टेंट साइड में। ये दोनों के केस में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ वैसे तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों के केस में पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक सिग्मा और एक पाई। और आप लोगों को पता है कि ये जो कंपाउंड है ये अभी सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कंपाउंड से बच्चों हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप लोगों को ये पता होगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एनर्जी क्या होगा, सैचुरेटेड से ज़्यादा होगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड इज लीस्ट स्टेबल दैन सैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या होगा, थोड़ा सा उससे कम स्टेबल होगा। तो टेक्निकल अगर हम लोग देखेंगे, देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं केमिकल काइनेटिक्स में, जो आप लोगों को मैं बताऊं, अगर केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखो एक बार। तो ये रिएक्टेंट हो गया। तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा बच्चों हम लोगों का, ये प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। तो जब भी हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट के एनर्जी से कम होता है। सॉरी, हाँ कम ही होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से कम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो डेल एच वैल्यू होगा, डेल एच वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों डेल एच अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक पे ज़्यादा फेवर करता है। ठीक है ना बच्चों, एंडोथर्मिक पे ज़्यादा फेवर करता है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखना। तो अभी जो हम लोगों का हेडिंग था जो चैप्टर एलिमिनेशन 1 यूनिमोलेकुलर, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो एलिमिनेशन 1 का पहले ही मैं आप लोगों को प्रोसीजर क्या बताऊँ, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, इसको अलग अलग कलर कर देते हैं। ये क्या होगा ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। यहाँ पे H है, यहाँ पे X है। पहले बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, रीएजेंट। ये कौन सा रीएजेंट होगा, ये रीएजेंट होगा बच्चों, यहाँ पे जो रीएजेंट लगेगा ये रीएजेंट होगा वीक बेस। ये क्यों होगा मैं पूरा डिटेल्स में अभी बताऊंगा। वीक बेस में हम लोग क्या क्या लेंगे बच्चों, CH3OH लेंगे, C2H5OH, मतलब टेक्निकली बोल सकते हो ROH वाला ग्रुप। ठीक है, ROH, CH3OH, और हम लोग वाटर लेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा। जितने भी वीक बेस है हम लोग बच्चों, ये इसको हम लोग रीएजेंट की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले बच्चों X माइनस रिमूव होगा। पहले बच्चों X माइनस जब रिमूव होगा यहाँ से, तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, इस सेंटर में, ये वाले सेंटर में C हो गया। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा, यहाँ पे है H। ये क्या बन गया बच्चों, कार्बोकैटायन। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब ये प्रोसेस क्या है, ये स्टेप जो है ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में बताया है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है बच्चों वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों, कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर इसके बाद कार्बोकैटायन के ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे C, और यहाँ पे प्लस बन गया। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से H रिमूव होगा, H प्लस रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो H प्लस रिमूव होने के बाद ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। मतलब यहाँ से ये जब रिमूव होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्रिएट होगा। तो माइनस और प्लस के बीच में बॉन्ड होगा, और क्या बन जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्कीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन का और भी एक नाम है, एलिमिनेशन का नाम है बच्चों अल्फा बीटा एलिमिनेशन।
ये ऐसा नाम क्यों है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन नाम क्यों है बच्चों? देखो आप लोगों को बताता हूँ, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है यहाँ पे। ये कलर चूज़ कर लेते हैं। देखो ये जो पोजीशन है यहाँ से रिमूव हो रहा है बच्चों, इसको मैं अगर अल्फ़ा पोजीशन ले लेता हूँ, दिस पोजीशन इज़ अल्फ़ा, तो इसके जो बगल वाला पोजीशन होगा ये पोजीशन होगा बीटा पोजीशन। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ये दोनों ही रिमूव हो रहा है, मतलब एडजेसेंट साइड। किसी किसी बुक में अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन या फिर 1,2 एलिमिनेशन भी लिखते हैं इसको, मतलब एडजेसेंट पोजीशन से बच्चों क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस। ये याद रखना है कि पहले क्या करना है, पहले बच्चों यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ से पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा E1 में, फिर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, H जब रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, हम लोगों का एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वन रिएक्शन। तो बच्चों आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो ये हम लोगों ने वीक बेस लिया, इसका लेने का रीज़न क्या है। मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। जब बच्चों हम लोगों के पास ये बन गया, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते, ये जो पोर्शन है हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कार्बोकैटायन का बनने का वेट नहीं करता, डायरेक्टली क्या करता, यहाँ से इसी फर्स्ट स्टेप से ही H+ को रिमूव करके ले लेता। ठीक है, जो कि E2 में होता है। E2 में हम लोग बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, इसलिए X और H दोनों ही रिमूव हो जाता है। इस केस में हम लोग वीक बेस इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि पहले ये X जाएगा, फिर उसके बाद H+ रिमूव होगा। इसके बस हम लोग वीक बेस को लेते हैं ताकि कार्बोकैटायन पहले फॉर्मेशन हो जाए। तो बच्चों मैं अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताऊंगा, आप लोगों को ये पता होगा 3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये लिख लेता हूँ, कार्बो और ये कैटायन। कार्बोकैटायन का क्या है बच्चों, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मतलब अगर टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो E1 मोस्टली किस में फेवरेबल होगा, पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन का स्टेबिलिटी या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, एलिमिनेशन रिएक्शन ये जो हो रहा है, वीक बेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वीक बेस जो है, यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि ये जो वीक बेस हम लोग लेंगे बच्चों, ये वीक बेस हर टाइप का वीक बेस नहीं हो सकता। जो हम लोग स्पेसिफिकली वीक बेस यूज़ करेंगे उसका टाइप क्या होगा बच्चों, उसका टाइप होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो पोलर हो, जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे पोलरिटी है, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, पोलरिटी है इसमें। और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैं इस स्टेप में देख लो, जब ये स्टेप में पहले क्या हुआ था, यहाँ से X- रिमूव हुआ, X- रिमूव हुआ, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा बच्चों, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ H2O का, CH3OH का भी ले सकते हो, मैं H2O का समझा देता हूँ आप लोगों ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ऐसे पूरा सॉल्वेंट में क्या होगा, H2O होगा, या फिर CH3OH, यहाँ पे O लगा तो यहाँ पे CH3 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसके बीच में X- क्या होगा, ऐसे सॉल्वेट हो जाएगा। इस सब के बीच में क्या होगा, X- सॉल्वेट हो जाएगा, मतलब H2O X- को बाहर निकले देगा ही नहीं। इसको बोलते हैं बच्चों सॉल्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसके अंदर सॉल्वेट हो गया ये, जो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, सॉल्वेशन एनर्जी, जो यहाँ पे ये सॉल्वेंट है ये इसको बांध के रख देगा, X- को बाहर निकले देगा ही नहीं, क्योंकि अगर X- बाहर निकल गया वो कार्बोकैटायन को फिर से अटैक कर लेगा और वापस से सेम कंपाउंड आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये क्या करते हैं, इसको सॉल्वेंट करते हैं, मतलब सॉल्वेशन करते हैं। सॉल्वेशन करने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। और अगर ये सॉल्वेंट पर्टिकुलरली वाटर हुआ, उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं तो अगर आप लोग का अगर याद नहीं है, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो तभी आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँगा ये। तो ये हो गया सॉल्वेशन एनर्जी और ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्यों हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिर से देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले X माइनस रिमूव हुआ, फिर हम लोग के पास कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया। कार्बोकैटायन से बच्चों फिर क्या हुआ, H जब रिमूव हो गया तो बच्चों क्या बन गया, हम लोगों को एल्कीन प्रोड्यूस हो गया। लेकिन इसी केस में थोड़ा सा और क्या है मैकेनिज्म बाकी है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या बाकी है मैकेनिज्म। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, मान लो प्रोड्यूस हो गया कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन जब प्रोड्यूस होगा बच्चों, और यहाँ पे मान लो मैं CH3OH ले रहा हूँ, तो बच्चों आज अभी मैं आप लोगों को बताया कि यही एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आज इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चों हाई टेम्परेचर पे फेवर करता है। आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलर प्रिंसिपल में पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको फेवर करता है, हाई टेम्परेचर पे। जैसे कि मान लो अगर ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री हुआ, ये अगर ग्रेटर देन 50 डिग्री हुआ तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ पे बनेगा एल्कीन, ठीक है ना। लेकिन अगर ये टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री हो गया तो मतलब लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर किसको फेवर करता है बच्चों, SN1 रिएक्शन को। जब हम लोग एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर किसको फेवर करता है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक प्रेफर करता है लो टेम्परेचर पे। मतलब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आया बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट आया, ये आया E1 का प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा SN1 का प्रोडक्ट। SN1 का प्रोडक्ट मतलब CH3OH से क्या होगा बच्चों, ये H प्लस निकल के जो OCH3 माइनस होगा, ये आके क्या होगा, इस पार्ट में अटैच हो जाएगा। मतलब SN1 में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये C है, ये H है, यहाँ पे ये C है, और जो यहाँ पे प्लस था ना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, OCH3 माइनस। ये कैसा था, देखो फिर से दिखाता हूँ। ये CH3OH था, यहाँ से H प्लस चला गया तो ये क्या बन गया, OCH3 माइनस। अब ये किस पे अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा। प्लस पे अटैक करते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा OCH3। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया SN1 प्रोडक्ट। ये क्या बना, ये बन गया E1 प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो जब लोड, ये याद रखना है आप लोगों को, जब भी हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या फेवर होगा, E1 प्रोडक्ट। मतलब अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन दोनों से एलिमिनेशन होगा। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, SN1 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों को याद रखना है। ये साइमल्टेनियस कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को इसको याद रखना ही होगा और समझ में ईजिली आ जाएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बच्चों मास्टर करना है तो ये कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या E1 और SN1 दोनों आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे। बच्चों कोई भी आप एलिमिनेशन यहाँ पे E1 का ले लो, E1 रिएक्शन जब होता है, E1 प्रोडक्ट और SN1 प्रोडक्ट बच्चों साइमल्टेनियसली आता है। क्या आता है बच्चों, साइमल्टेनियसली। जब हम लोग हाई टेम्परेचर लेंगे, मतलब 50 डिग्री और 20 डिग्री के हिसाब से 50 डिग्री तो हाई टेम्परेचर हुआ ना, ऐसा नहीं है कि 3000 केल्विन ले लिया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। जब हम लोग 50 डिग्री मतलब हाई टेम्परेचर थोड़ा फेवर कर रहे हैं, हम लोग फेवर कर रहे हैं, उस टाइम पे E1 होगा मेजर प्रोडक्ट और SN1 होगा माइनर प्रोडक्ट। जब हम लोग 20 डिग्री से लेस टेम्परेचर लेंगे तो E1 होगा माइनर प्रोडक्ट, SN1 होगा मेजर प्रोडक्ट। मतलब ये क्या होगा बच्चों, ये दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे होंगे। तो जिस हिसाब से हम लोग टेम्परेचर को लेंगे उस हिसाब से क्या होगा बच्चों, हम लोग का प्रोडक्ट आएगा। या फिर ये साइमल्टेनियसली हुआ है या फिर ये क्या हुआ है, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ये टेम्परेचर से आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन के बारे में भी बता दिया है। अगर देखो अभी क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छा ये यूनिमोलिकुलर क्यों है। अब क्वेश्चन आएगा व्हाई इट इज़ यूनिमोलिकुलर, व्हाई इट इज़ यूनिमोलिकुलर। तो बच्चों देखो जब भी हम लोग RDS की बात करते हैं, RDS प्रोसेस कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है बच्चों, स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप, अगर आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स याद होगा, स्लो स्टेप में मैंने क्या बोला था आप लोगों को, स्लो स्टेप ही रेट को डिटरमाइन करता है। तो ये रिएक्शन टाइप में जो रेट होगा, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब दिखाता हूँ क्या है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट कौन सा है बच्चों, ये हो गया अपना सबस्ट्रेट। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा था, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया हम लोगों का सबस्ट्रेट। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं अगर लिख लूँगा ये R, ये था, इसको R को हटा देते हैं अभी, ये था C, यहाँ पे C, यहाँ पे था हम लोगों का H, यहाँ था X। तो ये क्या बन गया बच्चों, हम लोगों का सबस्ट्रेट बन गया।
तो जो रेट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्या होता है, दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो रेट होता है, रेट इज डायरेक्टली वापस, और रेट इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में, और हम लोग क्यों वीक बेस लेते हैं ये कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया। ठीक है, और क्या क्या सीखा हम लोगों ने ये सीखा कि जब हम लोग को लो टेम्परेचर मिलेगा, लो टेम्परेचर पे क्या फेवरेबल होगा बच्चों, SN1 फेवरेबल होगा। जब हम लोगों के पास हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे बच्चों क्या फेवर होगा, हाई टेम्परेचर पे E1 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस को। क्या किसको फेवर करता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बच्चों अभी थोड़ा इसका काइनेटिक्स को देख लेते हैं। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इसका काइनेटिक्स। अभी जिन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो लेक्चर देख लिया है उन लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है उन लोगों को और भी मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ केमिकल काइनेटिक्स का जो वीडियो लेक्चर मैं बनाया हूँ, आप लोग प्लीज़ जाके उसको एक बार चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा लगेगा वो। देखो ये रिएक्टेंट क्या था बच्चों, जो सबस्ट्रेट था हम लोगों के पास, पहले क्या फॉर्मेशन हुआ, पहले बच्चों फॉर्मेशन क्या हो गया, कार्बोकैटायन। ये ट्रांजिशन स्टेट से होगा, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे आएगा ये बताता हूँ। जब बच्चों हम लोगों के पास ये C था, यहाँ पे H था, यहाँ पे ये S है और ये X था, तो बच्चों धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट रहा होगा ना। तो ये जब प्रोसेस होगा ये ट्रांजिशन प्रोसेस है, दिस वन। ये जो प्रोसेस धीरे धीरे टूट रहा होगा ये ट्रांजिशन प्रोसेस है। ट्रांजिशन प्रोसेस होने के बाद ये क्या बच्चों बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन बन गया बच्चों, इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटायन। तो ये क्या है बच्चों, कार्बोकैटायन। मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बताया हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट है यहाँ पे कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, ये पहला स्टेप था। और बच्चों मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट सेकेंड स्टेप में यूज होता है। तो मतलब इसको लिख लेता हूँ TS1, ट्रांजिशन स्टेट 1। यहाँ पे क्या बना बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट 1 जाके यहाँ पे बना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या था बच्चों हम लोगों का, इंटरमीडिएट था हम लोगों का कार्बोकैटायन। फिर क्या हुआ, ये ऐसे TS2 के प्रोसेस में क्या बन गया बच्चों, ये बन गया TS2 के प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट बन गया हम लोगों का। तो ये बन गया हम लोगों का काइनेटिक्स। हम लोग इसको काइनेटिकली ग्राफ में दिखा दिए कि कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किसी किसी बुक में आप लोगों को ये पक्का मिल जाएगा, तो आप लोग इसको देख कर कन्फ्यूज़ मत होना। आई थिंक ये आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। तो फाइनली बच्चों क्या क्या पॉइंट्स में आप लोगों को बोला याद आ गया। तो चलिए एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सवाल लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बच्चों बोलूँगा यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। आगे के लेक्चर्स में बहुत सारे एलिमिनेशन के क्वेश्चंस करवाऊँगा। यहाँ पे CH, यहाँ पे H लिख लेते हैं, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2 कर लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे H लिख लेते हैं, मैं समझाऊँगा क्यों है। यहाँ पे X है, यहाँ पे H कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चों, CH3OH। तो क्वेश्चन है मेरा बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन एक है यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या क्या प्रोडक्ट आएगा, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे X H कुछ भी ले लो, आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज कर सकते हो। देखो बच्चों, जब भी मैं बोलूँगा कि 60 डिग्री है मतलब ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर है, तो ये किसको फेवर करेगा बच्चों, E1 को फेवर करेगा। जब मैं 10 डिग्री बोलूँगा तो ये किसको फेवर करेगा बच्चों, E2 को फेवर करेगा। ठीक है, अच्छा और एक बात बताना आपको मैं भूल गया, जब भी कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है बच्चों, देयर इज अ चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या है बच्चों, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसके बारे में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिवीजन वीडियो में बताया हूँ कैसे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। और इसके आगे वाले लेक्चर्स में जब मैं एलिमिनेशन का कंटिन्यूएशन वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस करूंगा E1 का, तो उसी लेक्चर में हम लोग रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉपी पेन निकालो और इसका नोट्स अच्छे से बनाते जाओ। देखो बच्चों, पहले स्टेप में क्या होगा, अगर ऐसे डायरेक्टली रैंडमली देखेंगे तो पहले तो X माइनस रिमूव होगा। X माइनस अगर रिमूव हुआ तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे CH2H, यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है,
कार्बोकैटायन बन गया। तो कार्बोकैटायन से अगर बच्चों 60 डिग्री पे क्या फॉलो होता है, 60 डिग्री पे E1 आता है, तो 60 डिग्री पे E1 आएगा तो यहाँ से H रिमूव होके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, CH3, यहाँ पे आएगा CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। देखो ये देखो इसके पर्सपेक्टिव में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन दोनों के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम लोग दोनों साइड में से किसी भी एक को ले लो, सेम ही चीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे E1 फेवरेबल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं 10 डिग्री करूँगा लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक फेवर करता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे E2 लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे SN1 होगा, सॉरी यहाँ पे SN1। तो यहाँ पे क्या फेवरेबल होगा, यहाँ पे SN1 फेवरेबल होगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर यूनिमोलिकुलर। SN1 क्या है बच्चों, मैं अल्किल हैलाइड चैप्टर में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अभी के लिए आप लोग याद रख लो, यहाँ पे जो प्लस सिंबल है ना, प्लस पे क्या होगा, ये CH3OH जो है, इसमें से OCH3 माइनस आके यहाँ पे प्लस पे अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 मतलब CH2H, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा OCH3। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट क्वेश्चन के हिसाब से आएगा। मतलब SN1 और E1 क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत क्लियरली आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है कि मान लो ये CH3 है, यहाँ पे मैंने CH लिख दिया, यहाँ पे CH लिख लेता हूँ, यहाँ पे CH3 लिख लेता हूँ, यहाँ पे बच्चों मैं लगा लेता हूँ X, यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं H। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, वही सेम यूज़ करेंगे हम लोग, CH3OH। और यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन है 60 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस है, और 10 डिग्री सेल्सियस क्या है अभी डिस्कशन करेंगे। पहले 60 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर क्वेश्चन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। देखो बच्चों, यहाँ से X रिमूव होगा, पहले X रिमूव होने के बाद क्या आंसर आएगा, X जब रिमूव होगा बच्चों क्या आंसर आएगा, मेरे साथ साथ आप आंसर करते जाओ, नहीं तो वीडियो को पॉज करो एक बार और आंसर करो। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे H है, और यहाँ पे CH3 है, ये ऐसा ही है। ठीक है, देखो बच्चों अब दोनों केस में क्या है, क्या रीअरेंजमेंट कोई पॉसिबल है। यहाँ पे ये क्या है 2 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये यहाँ से एक कार्बन के साथ, यहाँ पे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया बच्चों 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसके आसपास कहीं पे भी 3 डिग्री बनने का चांस नहीं है, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट। इसके बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो रिमूव होगा, यहाँ पे जो X माइनस रिमूव होगा, सॉरी H प्लस रिमूव होगा, वो यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे कौन सा होगा। देखो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये जब अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा के पास ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, दोनों साइड से हो सकता है अल्फ़ा। तो अब क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इस पार्ट से H को रिमूव करता हूँ, तो क्या आएगा बच्चों आंसर, देखो ये हो गया CH3। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो इन दोनों ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, तो आंसर क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। देखो लो हाई टेम्परेचर है बच्चों, हाई टेम्परेचर पे ये केस क्या होगा, E1 ही होगा। यहाँ पे SN1 मत कर देना, SN1 का केस करेंगे अभी 60 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे क्या फेवरेबल होगा, E1। तो यहाँ पे ये कार्बन से जब हम लोगों ने हाइड्रोजन रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आ गया। अब मान लो यहाँ से करते हैं हम लोग, तो क्या आंसर आता, यहाँ से अगर ये से अगर CH3 को अगर मान लो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इसको CH2 और यहाँ पे H लिख लेते हैं, अगर यहाँ से रिमूव करेंगे हम लोग, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बच्चों आएगा CH3। तो ऐसे 2 टाइप के प्रोडक्ट आ गए हम लोगों के पास। तो अभी कन्फ्यूजन है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, क्योंकि E1 और E2 में तो हम लोग मेजर माइनर अलग अलग देख रहे थे। तो यहाँ पे मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, इसको डिफाइन करने के लिए बच्चों एक रूल है, जिस रूल का नाम है सेट-जेप्स रूल। क्या है बच्चों, सेट-जेप्स रूल। तो एलिमिनेशन में उन्होंने ये बोला, मोर स्टेबल एल्कीन will be the measure product, will be the measure product। और ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं मोर स्टेबल एल्कीन, और इसको ये भी लिखा जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जिस एल्कीन के पास मोर अल्फा हाइड्रोजन हो, मोर अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, ये जिसके पास होगा बच्चों वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इसको समझते हैं थोड़ा, क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों ही एल्कीन में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो अभी इसमें अल्फा हाइड्रोजन का केस क्या आ गया फिर, देखो ये जो डबल बॉन्ड के अराउंड, देखो ये डबल बॉन्ड के अराउंड इसके पास जो हाइड्रोजन कार्बन लगा हुआ है उसके पास कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन इस केस में देखो बच्चों, यहाँ पे ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड के साइड में कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम। तो टोटल कितना हाइड्रोजन एटम हो गया बच्चों, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो मतलब यहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये होगा मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा बच्चों हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना। देखो इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या क्या बना हम लोगों का, CH2, सॉरी यहाँ पे ये बना ये CH3 होगा आई गेस, हाँ CH3, ये CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। एक प्रोडक्ट ऐसा आया और एक प्रोडक्ट कैसा आया, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट में। तो यहाँ पे हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स लगा हुआ है, तो वो होगा 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम वो क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब ये होगा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। और इसका भी एक नाम है बच्चों, जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसका नाम बोलते हैं सेट-जेप्स प्रोडक्ट। सेट-जेप्स प्रोडक्ट, ये होता है सेट-जेप्स प्रोडक्ट। और जो बच्चों लीस्ट स्टेबल है उसका भी एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोल दिया, बस इसको कंफ्यूज मत होना, नोट्स बनाते जाओ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों में बच्चों क्या हो गया, ये हो गया सेट-जेप्स प्रोडक्ट, ये हो गया हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया आपको, हॉफमैन्स प्रोडक्ट और ये हो गया सेट-जेप्स प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये देखना। अच्छा, और एक भी बात है, और इंटरेस्टिंग सी बात है, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है देखो, देख के आप पागल हो जाओगे। देखो दोनों प्रोडक्ट्स क्या क्या बना, दोनों प्रोडक्ट्स क्या क्या बन गया, ये CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHT और ये CH3। और एक प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये बना। ये हम लोगों का क्या बन गया, ये बन गया सेट-जेप्स प्रोडक्ट। और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हॉफमैन्स प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या है, मोर स्टेबल है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेजर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो ये बन गया हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बन गया बच्चों, माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट में ही बच्चों 2 चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे जो एल्कीन है ना, ये 2 फॉर्म में आ सकता है। एक तो आ सकता है सीस फॉर्म में, एक आ सकता है बच्चों ट्रांस फॉर्म में। जैसे कि देखो क्या है, ये CH3 है, यहाँ पे C लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ये एक फॉर्म। और एक फॉर्म बच्चों क्या हो सकता है, CH3 C, यहाँ पे कर लेता हूँ H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तो ये कौन सा फॉर्म होगा बच्चों, ये पहला वाला जो फॉर्म होगा ये होगा, दोनों CH3 सेम साइड पे, मतलब ये हो गया सीस फॉर्म। ये होगा बच्चों ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट के भी 2 प्रोडक्ट आ सकते हैं, सीस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो होगा, ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप्स है ना CH3 दोनों ग्रुप, ये थोड़ा सा आपस दूर है। तो ये मेजर प्रोडक्ट के केस में ट्रांसपोजर थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फाइनली हम लोग को अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो 3 प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को, एक मिल गया सीस प्रोडक्ट, एक मिल गया ट्रांस प्रोडक्ट, और क्या बच्चों मिल गया, एक मिल गया हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट हम लोगों को मिल गया। ये जो सीस ट्रांस है ये 2 फॉर्म है किसका, ये सेट-जेप्स प्रोडक्ट का 2 फॉर्म है। इसी पर्टिकुलर केस के लिए, ऐसा नहीं कि हर एक केस में होगा, इस पर्टिकुलर केस में इसके 2 फॉर्म आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में इसका 2 फॉर्म आ रहे हैं।
और यहाँ पे हॉफमैन्स प्रोडक्ट आ रहा है। तो क्या याद रखना है, सेटजेस प्रोडक्ट जो भी होगा उसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो बच्चों आज के एलिमिनेशन क्लास में मैंने आप लोगों को जो जो बताया उस पॉइंट्स को नोट्स बना के रखो, एक बार अच्छे से रिवाइज करो देख के जो मैं पढ़ाया हूँ क्लास के बाद। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को एलिमिनेशन 1 के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें हम लोग रीअरेंजमेंट भी देखेंगे और सेटजेस प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। क्योंकि इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो वीडियो है बच्चों ये कल ही आएगा, तो इसीलिए डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, देखते रहो और क्या करो, इसका नोट्स बनाओ, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, और कुछ डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो हैव अ वेरी नाइस डे एंड बच्चों थैंक यू।